आपका पुनः आज एक बार फिर से स्वागत है इस मंच पे। जैसा कि आपके सामने पर आप देख रहे होंगे कि हम लोग सबसे पहले आज चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की चर्चा की जाएगी आज सबसे पहले। क्योंकि मेरा 3 क्लास गैप हो चुका है तो हम आपके लिए 19 अप्रैल 20 अप्रैल और आज 21 अप्रैल का जो भी हिस्ट्री ऑफ द डे है वो आपके सामने लिखा हुआ है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे 19 अप्रैल का। 19 अप्रैल को भारत के इतिहास में भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल के दिन और उस साल था 1975। 1975 में भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट। वो भी भारत से नहीं बल्कि यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ रूस के जगह से छोड़ा गया था इसे। 19 अप्रैल की तारीख में जो दूसरी प्रमुख घटना है वह है चार्ल्स डार्विन की पुण्यतिथि। तो चार्ल्स डार्विन से जीके निकलता है कि इन्होंने इवोल्यूशन का जैव विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है और उनपे जो सबसे महत्वपूर्ण जीके पूछता है, इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और कभी कभार इस पे पूछ बैठता है कि इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। कमेंट करेंगे आप लोग। 19 अप्रैल की तीसरी प्रमुख घटना है वह है जिम कॉर्बेट की पुण्यतिथि। जिम कॉर्बेट के नाम से एक प्रसिद्ध जीके यह बनता है कि उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क की स्थापना कब और कहां की गई थी, तो वो किया गया था उत्तराखंड में और ये साल था 1935-36। और जिस वक्त इसकी स्थापना की गई थी इसका नाम था, बहुत बार पूछा गया कि भारत का पहला नेशनल पार्क क्या है, तो प्राय आंसर होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछे आपसे तो आप आंसर करेंगे हैली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम बदल कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का पहला नेशनल पार्क का नाम पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बताना है आपको। चौथी प्रमुख घटना है 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। यह मूलतः यकृत से संबंधित बीमारियों के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यदि हम चाहें तो लीवर के ऊपर बहुत सारा जीके बनता है हमारे लिए। जैसे यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है जिसे लीवर कहा जाता है। तीसरी प्रमुख घटना है 19 अप्रैल के दिन कि एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इतना याद रखना है कि अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है। बस एक ही प्रमुख घटना इस पे है तो आप आंसर करेंगे इनका संबंध एथलीट से है, यह एथलीट है। बस 19 अप्रैल की 5 प्रमुख घटना आपके सामने है। अब बात की जाती है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल हिटलर की जयंती और पन्नालाल घोष के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम हिटलर के संबंध में बात करेंगे तो आप इस पर द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी कहानी चाहें तो इनकी पृष्ठभूमि पे ही तैयार हुई थी, तो आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इनकी जयंती के सहारे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इन पर प्रमुख घटना भी आपसे पूछ ले, 2 प्रमुख घटनाएं से पूछ जाती है। एक तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, और दूसरा यदि पूछ लेगा तो हिटलर का जन्म कहां हुआ था। आज आपके लिए 3 कमेंट अभी करना है। एक कमेंट पूछा गया था आपसे भी, एक प्रश्न था आज का कि चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कब लिखी थी, अर्थात इनका पब्लिकेशन कब हुआ था। एक जीके रहा आज का।
हिटलर के संबंध में बताएंगे कि हिटलर का जन्म, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, आप ये बताएंगे अभी कमेंट करके। 20 अप्रैल की दूसरी प्रमुख घटना है पन्नालाल घोष का, ये डी लिखा हुआ, डी फॉर डेथ, अर्थात इनकी पुण्यतिथि 20 अप्रैल को मनाई जाती है। 1960 में 20 अप्रैल के दिन ही पन्नालाल घोष की मृत्यु हुई थी। तो हमें यह याद नहीं रखना कि कब मृत्यु हुई थी, केवल इनसे इनके सारे केवल एक ही चीज याद रखनी है, वो है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बस एक ही सवाल याद रखना है हमें, वो है बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। और यहीं से एक और आज का आपका जीके बन जा रहा है, क्यूज ऑफ द डे आप कह सकते हैं, वो है कि विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र का नाम आप बताएंगे। विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र, ये 20 अप्रैल तक की बात हो गई है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज का पब्लिकेशन कब हुआ, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, और विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। अनुपम कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुपम जी। 1859, अंजलि का आंसर सही है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज का पुस्तक का प्रकाशन 1859 में हुआ था। धर्मेंद्र 1933, ये बता भी देंगे कि आखिर में आंसर किस चीज का आ रहा है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं आंसर। एक सवाल है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक का पब्लिकेशन, दूसरा शरीर का सबसे बड़ा अंग, तीसरा हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, और चौथा विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र बताना है। अंजलि का आंसर सही है। विनोद प्रजापति का भी आंसर सही आ रहा है। साक्षी चौहान का नहीं। सुल्तान खान सेकेंड स्किन नहीं। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। विनोद प्रजापति जी आपका आंसर सही नहीं है। अंजलि का आंसर सही है। सुल्तान खान का आंसर भी सही आ रहा है हिटलर को लेकर के। प्रिया चौरसिया का भी आंसर सही आ रहा है हिटलर को लेकर के। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें। सुल्तान खान का भी आंसर सही आ रहा है। और आप लोग एक दूसरे का आंसर देख करके क्या आंसर ना करें। रमन कुमार का भी आंसर सही आ रहा है। हबीबुर रहमान, सारे लोग हिटलर के पीछे ही पड़ गए हैं। आपके लिए और भी कुछ जीके इधर पड़ा हुआ है, इसका भी जवाब दे आप लोग। चार प्रमुख जीके आप लोग के समक्ष है। आज का पहला क्विज ऑफ द डे है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक का पब्लिकेशन कब हुआ, दूसरा शरीर का सबसे बड़ा अंग बताना है, तीसरा हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, और चौथा विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र बताना है। सुल्तान खान जी आपका आंसर सही नहीं है। गौतम कुमार का आंसर सही आ रहा है। गौतम जी फिलहाल दिल्ली में, ये दिल्ली मेट्रो में काम भी कर रहे हैं और ये वीडियो का आनंद भी ले रहे हैं। धन्यवाद गौतम, दिल्ली से आपको। अभिषेक कुमार झा का भी आंसर सही आ रहा है। पंकज राय गुड इवनिंग पंकज जी। हिटलर को छोड़ करके और किन्हीं का आंसर सही नहीं आया। कृपया आप लोग गूगल भाई को भी सर्च कर सकते हैं, गूगल आखिर में बना किस लिए। सुल्तान खान का आंसर आ गया सही ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज को लेकर के। विनोद जी नहीं, आंसर सही नहीं। इरशाद आलम का भी आंसर सही आ रहा है। अभिषेक कुमार झा, साक्षी चौहान का भी आंसर सही आ गया। इरशाद आलम आपका आंसर सही नहीं है। आप लोग और भी अधिक से अधिक जुड़े। अंजलि चौबे का भी आंसर सही नहीं है। धर्मेंद्र राज, और
आप लोग हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए हम अब मुद्दों की बात करते हैं और आंसर बताते हैं। अभिषेक झा, राकेश राय, सर मैं कोटा में हूँ। वाह राकेश जी, यानी भारत के अलग अलग कोनों से सभी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है ये जानकर। अमन जायसवाल का आंसर सही आ गया। वाह, अर्थात ये माना जाए कि ये वीडियो भारत के पूरे अलग अलग कोनों तक पहुंच रहा है। चलिए अब आंसर मैं बता दूं आप लोगों को। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जो पुस्तक लिखी गई थी वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी और यह साल था 1859। अब जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम ईयर को याद कैसे रखें। तो ईयर को याद करने का दो तरीका है। एक तरीका तो हम या तो ROT रोट या इसी को CRAM क्रैम कहा जाता है, रोट या क्रैम कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब होता है रटना, रिपीटेशन मेथड कहा जाता है इसे, कि या तो आप किसी चीज को रटिए, रट रट करके टिका लीजिए, या तो दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगता है वह है LINK लिंक मेथड। कि हमें क्या करना है, घटनाओं का साल डायरेक्ट कभी भी याद नहीं रखना है, बल्कि हमें उस घटना को किसी ऐसे घटना के साथ लिंक करना है जो घटना हमें आसानी से याद हो। तो यदि आप 1859 के आसपास देख रहे होंगे तो सिपाही विद्रोह आपको दिखाई पड़ रहा होगा 1859 के आसपास। तो आप यहां से ही कनेक्ट कर लेंगे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था। तो आप ऐसे याद कभी ना करें कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक का पब्लिकेशन कब हुआ, तो प्राय बच्चे 1859 याद कर लेते हैं। ऐसा ना करके आप ये करिए सिपाही विद्रोह के कितने साल के बाद, तो 2 साल के बाद यह ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक का पब्लिकेशन हुआ था। तो ऐसे जब लिंक करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यदि 1857 आप देखेंगे तो सिपाही विद्रोह में भारत को या कहा जाए तो अंग्रेजों को बहुत बड़ी लॉस हुई थी भारत में, और इसी लॉस की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाला था और जेम्स विल्सन से सुझाव मांगा कि सिपाही विद्रोह में जो इतना लॉस हुआ है वो कैसे भरपाई किया जाए। तो 1857 जब विल्सन से रिपोर्ट मांगी गई तो विल्सन ने सुझाव दिया था कि आप क्या कीजिए कि भारतीयों के ऊपर इनकम टैक्स लगा दीजिए, आयकर। यहां से एक जीके बन बैठता है कि भारत में आयकर की शुरुआत पूछा जाए आपसे कब हुआ, तो आप सिपाही विद्रोह के 3 साल बाद आप याद रखेंगे 1860 में। भारत का पहला बजट भी यहां से बनना स्टार्ट हुआ था, और आप कह सकते हैं कि भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कब से हुई, तो वह साल होगा 1860। अर्थात सिपाही विद्रोह के सहारे हम 2 घटना याद कर सकते हैं। एक, सिपाही विद्रोह के 3 साल बाद भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत, और सिपाही विद्रोह के 2 साल बाद ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। यह 2 प्रमुख घटना। अब दूसरा जीके था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आंसर होगा त्वचा। यदि पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो स्किन या त्वचा बोलना है। यदि ऑप्शन में स्किन या त्वचा ना हो तो आप आंसर करेंगे लीवर, क्योंकि लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। तीसरा सवाल था कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। अब हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, तो आप यदि देखेंगे तो इसका साल होगा 1933। अब यह याद रखने में यदि परेशानी आपको हो रही हो तो आप ऐसा कुछ याद कर रहे हैं, यहां से एक कनेक्ट करेंगे कि विश्व में एक आर्थिक मंदी आई थी, आप याद रखेंगे। और शायद आर्थिक मंदी सभी को पता है कि आर्थिक मंदी कब आई थी, तो याद होगा 1929 में। यदि यह याद नहीं आ रहा होगा तो 1929 बहुत फेमस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हो रही थी, आपको याद होगा, तो लाहौर में। जिस लाहौर बैठक में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी 1929 में। तो इसी 1929 से एक विश्व में आर्थिक मंदी आई थी जो 4 वर्षों तक चली थी, 1929 से 1933 तक। और इस आर्थिक मंदी में याद रखेंगे 50 लाख से अधिक जर्मनी के लोग बेरोजगार हो गए थे, और उन्हीं बेरोजगारों को रोजगार देने की लालसा देकर के
जर्मनी, याद रखेंगे इस आर्थिक मंदी के लास्ट साल याद कीजिए 33, क्योंकि आपको याद होगा तो 1929, 1930, 1931 और 1932 ये भारत के इतिहास में 4 प्रमुख वर्ष है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, और आप ये देखेंगे 30, 31, 32 तो ये आरटीसी के ऊपर जीके बनता है। यहां से आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के जस्ट आप देखेंगे तो आप 1933 आता है। तो 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। इसे ही कहा जाता है लिंक प्रोसेस या लिंक मेथड। इस पर डिटेल क्लास हम आगे लेकर के आपके लिए आएंगे। फिलहाल आप ध्यान करेंगे पूर्ण स्वराज की मांग। ये नमक सत्याग्रह भी आप देखें 1930 में होगा। पहला गोलमेज सम्मेलन भी है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में, और 33 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। यदि आपसे पूछ दे कि हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो ये याद रखना बहुत ही आसान है। आसान ऐसे होगा कि हिटलर जब जर्मनी का चांसलर बना तो आप याद रखेंगे कि हिटलर की 50वीं जयंती पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसी को कहा जाता है लिंक प्रोसेस। आप याद रखेंगे क्या मैंने बोला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सभी को याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और ये 6 वर्षों तक चला था। तो कब तक चला था? तो आपको पता ही होगा 45 तक चला था। तो हमारे द्वारा एक स्टेटमेंट बोला गया कि हिटलर की 50वीं जयंती पर द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। तो 50वीं जयंती, तो हमें यह पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ? 1939 में। तो यदि हम इससे 50 साल पीछे जाएंगे तो हमें हिटलर का जन्म साल मिल जाएगा। अब 50 साल पीछे जाते हैं तो आपको देखिए मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है कि हिटलर का जन्म हुआ कब था। सवाल यह इंपॉर्टेंट है कि हिटलर का जन्म हुआ कहां था। आप लोग कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं कि हिटलर का जन्म कहां हुआ था। क्योंकि हिटलर जर्मनी का तानाशाह रहा हुआ था, तो आपको बताना कि हिटलर का जन्म हुआ कहां था। अब लिंक प्रोसेस पे आते हैं। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के 50 साल पहले अर्थात 50वीं वर्षगांठ पर याद रखना है कि हिटलर के जन्म की 50वीं वर्षगांठ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो 50 साल पीछे जाने पर हिटलर का जन्म साल मिलता है। और यह इस पे थोड़ा और गौर फरमाएंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू का आप देखेंगे जन्म साल भी है। यह जवाहरलाल नेहरू का जन्म साल है, और कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद की घटना है यह 89 आपका। तो 89 में दो का आप जब याद रखेंगे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा हिटलर। अब मुद्दे पे आते हैं कैसे कनेक्ट करना है घटनाओं को। हिटलर के जन्म के 50वीं वर्षगांठ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध 6 सालों तक चला। तो प्लस 6 कर दिए तो 45, और यदि -6 आप करके देखिए आप, यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध का -6 करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। इसी को कहा जाता है लिंक प्रोसेस, कि हमें एक ऐसे घटना को पकड़ना है जो हमारे लिए कॉमन हो। इस पूरी घटनाक्रम में हमारे लिए द्वितीय विश्व युद्ध का साल कॉमन है 1939। यह 50 साल पीछे जाने पर हिटलर और नेहरू का जन्म साल मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध 6 सालों तक चला, तो 1945 तक चला, और यह हिटलर की मृत्यु का साल भी आपको मिलेगा 30 अप्रैल, जो कि अभी आने वाला होगा आप देखेंगे। तो 30 अप्रैल को यह खुद को गोली मार लेगा हिटलर। तो 6 सालों तक चला द्वितीय विश्व युद्ध, और 6 साल पीछे जाएंगे तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। यदि थोड़ा और डीप जाएगा तो पूछ लेगा हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति कब बना? तो चांसलर बनने के अगले ही साल याद रखेंगे 1934 में वह जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन बैठा था हिटलर। तो हिटलर के ऊपर बहुत सारी घटना है, खासतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी घटनाओं को आप यहाँ पर देख लेंगे। दूसरी प्रमुख घटना पन्नालाल घोष पर एक ही जी के पूछेगा बांसुरी। यहाँ से आपका सवाल पूछा गया था कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो माँ शारदे के हाथों में जो आप वाद्य यंत्र देखते हैं वही सबसे पुराना वाद्य यंत्र होगा। तो माँ शारदे के हाथों में क्या है?
तो बीना है। तो आज हम लोगों ने 4 क्यूज ऑफ द डे के तौर पर देखा कि ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक का पब्लिकेशन, दूसरा शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, तीसरा हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना 1933, और सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है तो वह है वीणा। अब आते हैं आज के ऊपर। 21 अप्रैल आज है और आज 3 प्रमुख घटनाओं के लिए आज का दिन इतिहास में दर्ज है। पहला, नेशनल सिविल सर्विस डे, इसे राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस भी कहा जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आज ही के दिन ऑल इंडिया सर्विसेज की शुरुआत की गई थी, इसलिए यह दिन नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। आप यदि बैठ जाएंगे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉर्नवालिस के संबंध में, तो कॉर्नवालिस को इसका जनक भारत में माना जाता है। दूसरी प्रमुख घटना है जिसने भारत के इतिहास को ही शायद बदल कर रख दिया, वह घटना थी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। आज ही के दिन 21 अप्रैल को हुई थी यह घटना, और यह लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर के बीच हुआ था 1526 में, जिसमें मुगलों की सेना की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत और लोदी वंश का अंत हो जाता है 1526 में, आज ही के दिन 21 अप्रैल। और तीसरी प्रमुख घटना है मोहम्मद इकबाल पर सारे जहां से अच्छा गाना किसके द्वारा लिखा गया है तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इनसे एक निगेटिव जी के यह बन बैठता है कि इकबाल को भारत के विभाजन का मुख्य, जो भारत का विभाजन हुआ है वह मुख्य सुझाव यदि किसी के दिमाग की उपज है तो मोहम्मद इकबाल का ही ब्रेन चाइल्ड है भारत का विभाजन। तो ये इतने सारे जो जी के हम लोगों ने देखा, ये सब आज हिस्ट्री ऑफ द डे के तहत किया गया है। अभी एक सवाल आप लोगों से मैंने पूछा था, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग मुद्दों पर आते हैं। पिछले क्लास का क्यूज ऑफ द डे जो था वो था कि आइंस्टीन साहब को किस देश ने अपने यहाँ राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया था। तो किसी के द्वारा कमेंट करके जवाब नहीं दिया गया है, याद रखेंगे इजराइल के द्वारा ही ऑफर दिया गया था और उन्होंने ठुकरा दिया था राष्ट्रपति का पद। अब हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिटी। तो पॉलिटी पर जो पिछले क्लास में जो एक एक्ट पढ़ा गया था वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट यदि देखा जाए तो आप रेगुलेटिंग एक्ट जब जो लाया गया था वो इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम बताया गया था लॉर्ड नाथ। सर नीचे लिखिए। लॉर्ड नाथ के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और आपको याद होगा कि लॉर्ड नाथ ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था गुप्त समिति, और गुप्त समिति के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट में 3 प्रमुख बदलाव आप याद रखेंगे। पहला बदलाव जो बताया गया था आपको पद नाम का, कि बंगाल के गवर्नर को अर्थात गवर्नर ऑफ बंगाल के ही पद को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया जाना, और बंबई और मद्रास के गवर्नर, ये डायग्राम आप याद रखेंगे। तो ये बंबई का इलाका है, ये मद्रास का इलाका है और ये कोलकाता अर्थात बंगाल का इलाका है। तो बंबई और मद्रास के गवर्नर को जब इनके अधीन लाया गया था तो यहाँ पे पदनाम चेंज हो गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहले हुआ करता था अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली घटना हुई थी पदनाम का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापित करना, और तीसरी प्रमुख घटना कि व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाना। ये रेगुलेटिंग एक्ट की बातें थी। अब आगे यदि चलेंगे तो आपको बताया गया था कि लॉर्ड नाथ जो
जब वहां के प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड के, तो कंपनी के कमजोरियों को देखते हुए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उसी तरह से आप याद रखेंगे एक साल होगा 1783 का, और 1783 में इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री आएंगे जिनका नाम था पिट, और इनका कार्यकाल होगा, ये 83 में आएंगे और ये 83 से लेकर के 1801 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहेंगे। नाम याद रखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, पिट साहब। जब 83 में लॉर्ड पिट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इन्हें यह लगेगा कि लॉर्ड नाथ ने रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए जो जो बदलाव किया था कंपनी को, खासतौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, लॉर्ड नाथ ने जो जो भी सुझाव किए या बदलाव किए वो सारे सही थे, किंतु कुछ इसमें कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ये प्रधानमंत्री बनने के अगले साल, आप नेक्स्ट देखेंगे तो आप याद ऐसे रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के 10 साल बाद, लिंक प्रोसेस याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के 10 साल बाद इंग्लैंड में प्रधानमंत्री चेंज होगा। नाम क्या होगा? पिट, लॉर्ड पिट। और ये 83 से 81 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहेंगे, याद रखिएगा। लॉर्ड पिट प्रधानमंत्री बनने के अगले साल, अर्थात पुनः लिंक करेंगे 83 से एक साल आप आगे बढ़ेंगे, तो साल होगा 1784 का। अब 1784 को दो तरह से हम लिंक कर सकते हैं, एक रेगुलेटिंग एक्ट के 11 साल बाद, या दूसरा तरीका होगा रेगुलेटिंग एक्ट के 10 साल के बाद इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के पद का चेंज होना, और प्रधानमंत्री के पद के चेंज होते ही अगले ही साल एक अधिनियम लाया जाएगा, और इस अधिनियम में मुख्य मुद्दा यह होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो लूप होल या जो कमियां रह गई थी, जिसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ उठा रही थी, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए यह लाया गया था। इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के सुझाव पर यह अधिनियम लाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। जैसा लॉर्ड नाथ के सुझाव पर जो लाया गया तो उसका नाम क्या था? नॉर्थ इंडिया एक्ट। तो इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है 1784 को। और इसमें याद रखेंगे तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट की जो सबसे पहली घटना होगी वह क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट में बदलाव, पहली प्रमुख घटना। अब आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कंपनी के ऊपर 3 तरह का लगाम लगाया गया था, आप याद रखेंगे। सबसे पहला लगाम जो लगाया गया था तो कंपनी को बोला गया कि अब निजी व्यापार कोई नहीं करेगा। दूसरा, लाइसेंस कहा गया था, और तीसरा गिफ्ट कहा गया था। 3 के ऊपर लगाम लगाने के लिए याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट जाना जाता है। पहला लगाम यह था कि इंग्लैंड का कोई भी आम नागरिक का व्यापार नहीं करेगा, जिसे लाइसेंस दिया जाएगा केवल वही व्यापार कर सकता है, अर्थात केवल कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी। और तीसरा लगाम था ये गिफ्ट, और यहीं पे आप देखेंगे तो घूस भी हो सकता है, ब्राइब, कि कंपनी के कर्मचारी किसी से भी कोई उपहार या घूस नहीं लेंगे। यह लगाम लगाने का प्रयास किया गया था। अब याद होगा तो 2 क्लास पीछे बताया गया था कि कंपनी भारत में आई थी क्या बनकर? व्यापारी। और कंपनी बन क्या बैठी? तो कंपनी व्यापारी से क्या बन बैठी थी? प्रशासक बन बैठी थी। तो यही मुख्य लूप होल था रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट में दूर किया गया और कहा गया कि अब चूंकि कंपनी व्यापारी बनकर आई थी और वो प्रशासन भी करने लगी है, तो व्यापार और प्रशासन को साथ साथ चलाना सही नहीं होगा। और पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि व्यापार अब प्लस याद रखेंगे आप लोग प्रशासन, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जैसा कि आपको पता था कि व्यापार के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक बनाया गया था COD, इसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हिंदी में इसका नाम है निदेशक मंडल।
लिए एक नई बॉडी का निर्माण किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे आप कि प्रशासन को देखने के लिए एक नई बॉडी का निर्माण किया गया और उसका नाम याद रखेंगे, यहाँ पे सीओडी है, यहाँ बीओडी बनेगा, पूरा नाम होगा BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी BOC होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा। इसका हिंदी होगा नियंत्रक मंडल। और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल का गठन किस अधिनियम के पश्चात किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो जाना जाता है, यह मुख्यतः इसी बात के लिए जाना जाता है कि इसने कंपनी के व्यापार और प्रशासन को अलग अलग कर दिया। अर्थात कंपनी दो भागों में बांट दी गई और दो भागों में बांटने का आप जैसा पहले भी पढ़ चुके होंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर बना था तो उसने नवाब को एक शासन सौंप दिया और एक शासन खुद अपने हाथ में रख दिया और इसी को नाम दिया गया था, याद होगा, द्वैध शासन। तो बंगाल से द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी और इस द्वैध शासन को बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खत्म कर दिया गया था। याद रखिएगा, वर्ड कहा जाता है बंगाल में सारा कुछ हो रहा था। यदि आपसे पूछे कि कंपनी का द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ, तो कंपनी का द्वैध शासन देखे आप, एक व्यापार देखने के लिए है और एक प्रशासन देखने के लिए है। तो कंपनी का द्वैध शासन जो प्रारंभ होगा, याद रखेंगे, वह पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा होगा। द्वैध शासन, ये याद रखें कहां पे होगा, तो कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम की देन है, पिट्स इंडिया एक्ट की देन होगी, द्वैध शासन। और तीसरा बदलाव जो किया गया था, तो रेगुलेटरी एक्ट में आपको याद होगा जो एक पद बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया था, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया था और कहा गया था कि इन्हें अपने प्रशासन को चलाने के लिए, देख रेख के लिए 4 लोगों की एक परिषद होगी। आपको याद होगा तो गवर्नर जनरल के परिषद में जो 4 लोगों की संख्या थी, इसे कम कर दिया गया था, याद रखेंगे, और इसकी संख्या को 4 से घटाकर कितना किया गया, 3 कर दिया गया, याद रखेंगे आप। यदि याद ना हो सके, कभी डाउट यह हो जाए कि किसमें 4 था किसमें 3 था, तो तरीका बड़ा ही आसान है। रेगुलेटिंग एक्ट का साल 1773 का लास्ट में 3 है और 3 है तो आप याद करेंगे यहाँ पर संख्या क्या थी, 4। और पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था, इसके वर्ष में लास्ट में 4 है तो संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही मुख्य बदलाव होगा पिट्स इंडिया एक्ट में और रेगुलेटिंग एक्ट में। वैसे तो बीच में एक और भी अधिनियम 1781 में भी लाया गया था और इसे भी कहा जाता है संशोधनात्मक अधिनियम, जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ही दूर करने के लिए लाया गया था। चूंकि सवाल यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं बनता है तो इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी। आप इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे बात को बढ़ाया जाएगा। तो 1773 और 84 दो अधिनियमों की चर्चा करने के पश्चात अब जो तीसरा प्रमुख अधिनियम होगा वह पिट्स इंडिया एक्ट के 2 साल बाद ही लाया जाएगा। तो 2 साल बाद अर्थात 1786 में ही अधिनियम लाया जाएगा। और आप याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट से ही सब कुछ कनेक्ट होगा, आप याद रखेंगे अभी तक कि रेगुलेटिंग एक्ट में याद होगा तो 20 वर्षों के बाद कहा गया था कि 20 वर्षों तक कंपनी को दिया गया था एकाधिकार कि आप व्यापार कीजिए और यदि अच्छा रहा तो हम एकाधिकार को बढ़ाएंगे, अन्यथा आपसे छीन लेंगे। तो 1773 के बाद 93 तक जाने के पहले ही अब तक एक बदलाव हो चुका है। अब दूसरा बदलाव होने वाला वो है 1786 का। इस अधिनियम को कहा जाता है, एक व्यक्ति होगा, उसका नाम होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बस आप ऐसे याद रखें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को केवल खुश करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। आप देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 73, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। और इस अधिनियम को लाने का एक मुद्दा यह रहा कि आपको याद होगा कि जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था तो उस वक्त
यदि कार्यकाल याद होगा तो 1772 से 1785 याद होगा। तो 85 तक के बंगाल के गवर्नर, पहले कार्यकाल में बंगाल का गवर्नर और दूसरे कार्यकाल में बंगाल का गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था। तो 85 में जब इन्हें अचानक इंग्लैंड बुला लिया गया, आप याद रखेंगे इनके ऊपर यह एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल है जिनके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। तो जब 85 में अचानक इन्हें बुला लिया गया तो यहाँ गवर्नर था। तो फिलहाल टेम्पोररी तौर पर मैकफर्सन को भारत भेज दिया गया और तब जाकर 86 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया कि आप जाइए और बंगाल का गवर्नर जनरल का पदभार संभालिए। क्योंकि आपको याद होगा तो 1786 से थोड़ा पीछे और आए, 1776 अर्थशास्त्र का जन्म और अमेरिका की क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति में जब अंग्रेजों की हार हुई थी अमेरिकी क्रांति में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था। तो इसने जब इंग्लैंड की सरकार के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह ऑफर दिया गया कि आप जाइए और बंगाल का गवर्नर बनिए, तो इसने एक शर्त रखी इंग्लिश सरकार के समक्ष। शर्त वह था कि रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जनरल का जो परिषद बनाया गया था, जिसमें कि इसमें 4 मेंबर रखे गए थे और यहाँ पर इसकी संख्या 3 कर दी गई थी और कहा गया था कि गवर्नर जनरल जो भी निर्णय लेगा वह इस परिषद के बहुमत के आधार पर लेगा। अर्थात सारी की सारी शक्ति जो थी वह इस परिषद में समाहित कर दी गई थी और यही बात कॉर्नवालिस को पसंद नहीं आ रही थी। तो कॉर्नवालिस ने बोला कि हमारा 2 शर्त होगा। पहला कि हमें यह अधिकार दिया जाए कि हम इसके ऊपर हो, अर्थात हम परिषद के लोगों की बात ना सुने बल्कि हमारी बात इनके द्वारा सुनी जानी चाहिए। और दूसरी प्रमुख घटना यह होगी कि हमें मुख्य सेनापति का अधिकार दिया जाए, तभी हम भारत जाएंगे और बंगाल का गवर्नर का पदभार संभालेंगे। तब अंग्रेजों को लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ और था। तो कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए यह 1786 का आप याद रखेंगे अधिनियम लाया गया। लिंक करेंगे तो अमेरिका की क्रांति के 10 साल के बाद, ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे, आप बार बार बता रहे हैं। अमेरिका की क्रांति के 10 साल बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए एक अधिनियम लाया जाएगा और इस अधिनियम में 2 प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। एक, ये जो गवर्नर जनरल हुआ करेगा, यह जो परिषद होती थी 3 लोगों की, तब कुछ विशेष परिस्थितियों में यह गवर्नर जनरल इनके द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर सकता था। यह एक पावर दिया गया कॉर्नवालिस को। और दूसरा कि कॉर्नवालिस का जो डिमांड था कि हमें मुख्य सेनापति बनाइए, तो कहा कि ठीक है चलो हम तुम्हें मुख्य सेनापति भी बना देते हैं। तो 1786 के अधिनियम की 2 प्रमुख विशेषता कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इस परिषद के निर्णयों को गवर्नर जनरल जो था वो निरस्त करने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति का पावर दे दिया गया। तो एक सवाल और याद हो जाएगा यहीं से कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, तो आप साल याद रखेंगे 1786 का ही साल होगा। और यदि पूछे कब तक रहा तो 7 साल तक रहा था, आप याद रखेंगे। तो 7 जोड़ेंगे तो 1793 का साल आएगा। अब आप फिर से देखेंगे तो लिंक आपके लिए तैयार है, केवल हमें लिंक को जोड़ना है। तो आप देखिए रेगुलेटरी एक्ट कब लाया गया था, 73 में, और यह बात कही गई थी कि 20 सालों तक हम आपको एकाधिकार देते हैं। तो एकाधिकार का साल पूर चुका है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 20वें साल तक आप याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होगा बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। अर्थात इनका जो कार्यकाल बना वह कुछ इस प्रकार से बना कि 1786 या तो आप अधिनियम से याद रखें या अमेरिकी क्रांति के 10 साल बाद याद रखें, और रेगुलेटिंग एक्ट के 20वें साल तक अर्थात 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इन पर 2 प्रमुख घटना आप याद रखें। एक तो आज ही की घटना प्रमुख है, जो भारत में नागरिक सेवा का जनक या सिविल सर्विस का जो जन्मदाता माना जाता है वह इन्हीं लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। और दूसरा प्रमुख योगदान इनका रहेगा कि बंगाल में एक नई व्यवस्था का सूत्रपात करेंगे जिसे कहा जाए जमींदारी प्रथा।
या अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। यदि साल पूछे तो याद रखना है जाते जाते, अर्थात 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में जमींदारी प्रथा या इसी को कहा जाता है अस्थायी बंदोबस्त या स्तंभदारी प्रथा भी इसे कहा जाता है। तो आप याद करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब साल पूछेगा? तो 93 में। वर्ष याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा, केवल हमें लिंक करना है। तो चलिए 1786 का भी अधिनियम कंप्लीट हो गया और रेगुलेटिंग एक्ट का 20 साल भी पूरा हो चुका है। अब साल आ चुका है 1793 का। जब 20 वर्ष पूरा हो गया तो अब वक्त आया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो एक अधिकार दिया गया था उसे देखने का कि क्या कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार ठीक से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो 1793 में केवल दो ही प्रमुख घटना आप याद करेंगे। सबसे पहला तो बोला गया कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 84 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो इसके तहत जो एक नई संस्था का निर्माण किया गया था वह था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। तो नियंत्रक मंडल के लोगों को जो वेतन दिया जाएगा, याद रखेंगे इन्हें वेतन जो दिया जाएगा वह भारत के कोष से दिया जाएगा। पहले इनको वेतन इंग्लैंड से प्राप्त होता था, अब कहा गया कि भारत के खजाने से ही इस नियंत्रक मंडल के लोगों को वेतन दिया जाएगा, क्योंकि यह तो भारत में ही देखभाल करते हैं। और दूसरा कहा गया कि रेगुलेटरी एक्ट में जो भी हमें दिया गया था कंपनी को व्यापारी एकाधिकार, तो रेगुलेटरी एक्ट के व्यापारिक एकाधिकार को कहा गया कि ठीक है आपका कामकाज सही लग रहा है और हम इसे पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा देते हैं। अर्थात अब आप देखेंगे तो 1793 में फिर से 20 साल आप जोड़ देंगे तो साल आएगा 1813 का। अब शताब्दी चेंज हो चुकी है और इसे कहा जाता है 19वीं शताब्दी। याद रखेंगे आप। तो 19वीं शताब्दी का जो सबसे पहला जो आएगा, अच्छा याद रखेंगे कि 1793 में जो अधिनियम लाया गया था इसे कहा जाता है चार्टर एक्ट। और यह भारत का सबसे पहला चार्टर एक्ट आपसे पूछे तो होगा 1793 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के जरिए केवल दो ही प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। एक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोगों को जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के कोष से दिया जाएगा। और दूसरा बदलाव कि व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया, तो यह 1813 तक अब यह व्यापार कर सकते थे। अब आप याद करेंगे तो 19वीं शताब्दी का वर्ष आ चुका है और 19वीं शताब्दी को कहा जाता है कि भारत में पुनर्जागरण का शतक कहा जाता है इसे। कि पुनर्जागरण का जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी में। और एक जीके और याद करेंगे कि जो 18वीं शताब्दी है इसे भारत के इतिहास में कहा गया डार्क एज, अर्थात अंधकार युग। भारत के इतिहास में पूछे कि अंधकार युग किसे कहा गया है तो 18वीं शताब्दी को, क्योंकि हमें ना राष्ट्रीयता के बारे में कुछ जानकारी थी ना हमें अपने मौलिक अधिकारों की कुछ भी जानकारी थी। तो 19वीं शताब्दी जब आएगा तो आप याद करेंगे तो पूर्वार्ध में ही एक नाम आएगा RRMR, राजा राम मोहन राय का एक नाम आएगा। और इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है। और यह एकमात्र ऐसे समाज सुधारक है जो पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने अर्थात भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ने की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे और चाहेंगे कि भारतीय अंग्रेजी में पढ़ाई करें ताकि हम विदेशों की पुस्तकों का अध्ययन कर सके और हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो सके, एकता क्या होता है, अधिकार क्या होता है, इसे जान सके। तो इसी राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में एक जन जागृति पैदा की जाएगी इस शताब्दी में। और जब इनके द्वारा ऐसा किया जाएगा तो आप याद रख लेंगे तब अंग्रेज भी अब अलर्ट हो जाएंगे। और यह क्या होगा तो 1813 में पुनः 20 साल के बाद एक फिर से अधिनियम लाया जाएगा, उसका नाम होगा फिर चार्टर एक्ट। एक प्रमुख घटना आप याद करेंगे, चार्टर एक्ट जो लाया गया था वो इंग्लैंड की सरकार के द्वारा भारत के ऊपर कंट्रोल ना करने के लिए, बल्कि यह जो लाया गया था यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगाम लगाने के लिए। ये बिल्कुल अब भी आप ध्यान रखेंगे ऐसा, ये इंग्लैंड की सरकार है
इसके द्वारा एक्ट लाया जा रहा है किसे कंट्रोल करने के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंट्रोल करती थी वह इंडिया के ऊपर अपना शासन चलाया करती थी। अर्थात जितने भी चार्टर एक्ट बनाए गए हैं वो केवल कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, न कि भारत को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। अब तक 1773 का हो चुका है, 84 हो चुका है, 86 हो गया, 93 हो गया। अब 1813 का चार्टर एक्ट आते हैं। ये 19वीं शताब्दी का पहला चार्टर एक्ट होगा। और भारत का ओवरऑल दूसरा चार्टर एक्ट इसे कहा जाता है राजलेख 1813। अब जब भारत में जन जागृति पैदा होने लगी थी तो याद करेंगे कि 1813 के पहले 1781 और 1791 ये 2 साल आप याद रखेंगे। अंग्रेज भारतीयों को पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए केवल 2 ही प्रयास करेंगे, एक 1781 में और एक 1791 में। यह बंगाल में एक मदरसा की स्थापना के द्वारा मुस्लिमों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और 1791 में हिंदुओं को पढ़ाने के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना। इसके अलावा भारतीयों को पढ़ाने लिखाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया जाएगा। और जब राजा राम मोहन राय RRMR के द्वारा भारतीयों के अंदर जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया जाएगा, तब अंग्रेजों को भी यह समझ आ जाएगी कि अब हमारे द्वारा भी कुछ प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि भारतीयों को यह लगे कि हम भी उन्हें पढ़ाने लिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1813 का जो पहला बदलाव आप देखेंगे यह होगा पढ़ाई लिखाई को ही लेकर के। भारतीयों को पढ़ाने के लिए याद रखेंगे आप लोग, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का बजट दिया गया कि हम भारतीयों को पढ़ाने के लिए हर साल 1 लाख रुपया दिया करेंगे। अब यह 1 लाख रुपया जब दिया गया तो हमारे इंडिया में इसके ऊपर विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर के हो गया कि आखिर में जब पढ़ाया जाएगा भारतीयों को तो पढ़ाने का माध्यम क्या होगा। इसी माध्यम को लेकर के भारत के अंदर विरोध हुआ और यह पैसा खर्च नहीं हो सका। विरोध यह था कि कुछ लोगों का विचार था कि भारतीयों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जानी चाहिए, और दूसरा विचारधारा था जिसका कहना था कि नहीं, हमें अंग्रेजी सभ्यता को एडॉप्ट करना चाहिए। तो अंग्रेजी को अपना लिखे ताकि पश्चिमी लिख सकते हैं। और इसी को कहा गया है आंग्ल। पश्चिमी सभ्यता को जो फॉलो करते थे उन्हें आंग्ल कहा गया और इन्हें प्राच्य कहा गया। और इसी को कहा जाता है आंग्ल प्राच्य विवाद। तो आंग्ल प्राच्य विवाद का जो मुख्य मुद्दा होगा कि अंग्रेजों के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में जो 1 लाख रुपया सालाना दिया गया था, तो उस पर पढ़ाई का माध्यम क्या हो, इसी माध्यम को लेकर इनके बीच एक विवाद हो गया और इसे कहा गया आंग्ल प्राच्यवाद। ये वर्नाकुलर भाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा में चाहते थे शिक्षा दी जाए, और ये चाहते थे कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। और यह जो विवाद 1813 का विवाद होगा, आप आगे पढ़ेंगे, यह 1835 में जाकर सोल्व होगा। और एक अंग्रेज का नाम होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक को सलाह देगा और इसी के सलाह पर याद करेंगे तो अंततः कहा गया कि भारत में अंग्रेजी में पढ़ाई जानी चाहिए। तो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके द्वारा बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया। किसके सुझाव पर बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर बनाया गया। और कब बनाया गया? तो 35 आप याद रखेंगे। अब दूसरी प्रमुख घटना जो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत किया जाएगा वह कहा जाएगा व्यापारिक एकाधिकार। कंपनी
को जो व्यापारिक एकाधिकार रेगुलेटिंग एक्ट और पुनः चार्टर एक्ट 1793 के तहत जो 20 सालों का मिला हुआ था, इस व्यापारिक एकाधिकार को क्या करेंगे, अंशतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः नहीं। अर्थात यह कहा गया कि केवल दो चीजों का व्यापार जो होगा, एक चीन देश और दूसरा पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार। अर्थात शॉर्ट में कहा जा सकता है कि चाय और चीनी का व्यापार, तो चीनी मतलब खाने वाला चीनी नहीं, बल्कि चीन देश के साथ जो भी व्यापार होगा अंग्रेजों का, और पूर्वी देशों के साथ जितना भी चाय का व्यापार होगा, इन दोनों व्यापार के ऊपर अभी भी याद करेंगे आप लोग, तो अब एकाधिकार होगा। और किसका एकाधिकार होगा, तो ये एकाधिकार होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार रहेगा केवल दो ही क्षेत्र में, चीन के साथ व्यापार में और चाय के व्यापार में। इसके अलावा जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उसे अंशतः क्या किया गया, समाप्त याद करेंगे। अर्थात अब इंग्लैंड का कोई भी आम नागरिक चाहे तो भारत के साथ व्यापार कर सकता है इन दो व्यापार को छोड़कर। यह प्रमुख बदलाव था 1813 के चार्टर एक्ट में। तीसरा जो बदलाव हुआ किया गया वह था ईसाई मिशनरियों प्रचार प्रसार। क्योंकि ईसाइयों को या क्रिश्चियंस को भारत में अंग्रेजों के द्वारा यह अधिकार दे दिया गया कि आप भारत आ सकते हैं और अपने यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और यहीं से ईसाई धर्म का सूत्रपात भारत में माना जाता है। चार्टर एक्ट क्या होगा, 1813 का। और जो लास्ट बातें कही जाएगी पुनः भाई व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के, कि जो व्यापारिक एकाधिकार है जो आपके पास केवल दो चीजों का रह गया, चीन देश के साथ और चाय का, हम चलिए इसे पुनः 20 वर्षों तक आपको बढ़ा देते हैं, और 20 वर्षों के बाद देखेंगे फिर से आपका काम का ठीक ठाक रहा तो ठीक है, नहीं तो हम इसे समाप्त कर देंगे। तो 1813 के चार्टर एक्ट में आप याद करें 4 प्रमुख बदलाव। एक, भारतीयों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रत्येक साल 1 लाख रुपया खर्च करने का सुझाव, जो माध्यम को लेकर उलझ गया और खर्च नहीं हो सका। इस विवाद का हल लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर विलियम बेंटिक के द्वारा 35 में किया गया और अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। दूसरा, व्यापारिक एकाधिकार आंशिक तौर पर समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि चाय और चीन का व्यापार जो होगा वह अभी भी कंपनी के ऊपर एकाधिकार के तौर पर रहेगा और शेष व्यापारिक एकाधिकार कंपनी से छीन लिया गया। तीसरा प्रमुख सुधार, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार का मौका दिया गया। और चौथा कि व्यापारिक एकाधिकार जो भी आपको बचा हुआ है हम उसे अगले 20 वर्षों तक बढ़ाते हैं। तो आप इसे पुनः 20 जोड़ेंगे तो 1833 का फिर एक्ट आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक्ट आएगा 1833 का एक्ट, इसका भी नाम होगा वही चार्टर एक्ट 1833। और इसमें जो सबसे पहला बदलाव किया जाएगा, आप याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है शासन का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस अधिनियम का प्रमुख सुधार होगा। यह कैसे होगा ये आप समझ लेंगे। आप याद होगा यह बंबई का इलाका है, यह मद्रास का इलाका था और यह बंगाल अर्थात कोलकाता का इलाका था। और रेगुलेटरी एक्ट के तहत यह कहा गया था कि जो बंगाल वाला जो गवर्नर हुआ करता था, अब यह बंबई और मद्रास का भी गवर्नर बन गया था। और पद क्या चेंज हो गया था, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था यह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो याद करेंगे कि बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त किया गया था किस अधिनियम में, तो यह सारा बदलाव हुआ था
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। तो बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इस चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब इसी पद को पुनः अब इसको समाप्त किया जाएगा। किस अधिनियम में? तो 1833 में कहा जाएगा कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता है, अब यही पूरे वर्ड पे ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश भारत, अर्थात भारत का वह संपूर्ण इलाका जिस पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार है, अब उस पूरे ब्रिटिश भारत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति होगा और उसका नाम होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे तो पहले बंगाल का गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, इलाहाबाद की संधि के पश्चात रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया और इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, ये भी ध्यान रखेंगे। और फिर 1833 के एक्ट के बाद इस बंगाल के गवर्नर को ही पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप केवल बंगाल के नहीं हैं बल्कि अब आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल हैं। और जब यह बदलाव किया जा रहा था तो उस वक्त याद रखेंगे जो लॉर्ड थे यहाँ पर, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका कार्यकाल था 1828 से 35 का आप याद करेंगे। 1828 में जब ये भारत में आए थे तो याद रखेंगे कि उस वक्त यह बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर आएंगे और जब 33 का चार्टर एक्ट आएगा तो इन्हीं का पद समाप्त करके और अब पद हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ से दो सवाल आ जाएगा और इनका दो कार्यकाल आप बन जाएगा बेंटिंग का, एक 1828 से 33 का और दूसरा 1833 से 1835 का। यह होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पर और यह जो पदभार होगा यह होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां बी फॉर बंगाल है, इसी बंगाल को इंडिया कर दिया गया। तो याद रखेंगे यहां से अंतिम जी के आएगा और यहां से प्रथम जी के आएगा। क्या अंतिम और क्या प्रथम? यह आएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन पूछे तो आंसर होगा क्या? विलियम बेंटिंग। और बंगाल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन पूछेगा? यह भी आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर से एक बार, सबसे पहला पद था गवर्नर ऑफ बंगाल, आगे बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब बदल के हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तीन पद नामों की चर्चा अब तक की जा चुकी है और आप यहां से याद रखेंगे तो कुछ ऐसे याद रखेंगे आप लोग। रॉबर्ट क्लाइव जो होगा यह बंगाल का क्या होगा? प्रथम गवर्नर होगा और यहां जी के आएगा वारेन हेस्टिंग्स। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर भी होंगे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी होंगे। और दूसरा नाम आएगा विलियम बेंटिंग का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहां पे क्या जी के बनेगा कि इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति होंगे, अर्थात अंतिम व्यक्ति होंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यह 33 का पहला बदलाव शासन का केंद्रीकरण था, यह मुख्य मुद्दा था और बंगाल के गवर्नर को ही पूरे भारत को देखने के लिए काम सौंप दिया गया। दूसरा बदलाव व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। अर्थात इसके 20 साल पहले 1813 में कहा गया था कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार होगा उस पर अभी भी एक अधिकार कंपनी का था। अब इस चार्टर एक्ट में कहा गया कि कंपनी के सारे
तो भारत आकर व्यापार कर सकता है। यह दूसरा प्रमुख बदलाव था। यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो आप याद रखेंगे, आप आंसर करेंगे 1813 का। यदि पूछे कि पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो आपको आंसर करना पड़ेगा 33। और यदि यहाँ लगा दे कि अंशतः, तो स्पष्ट और हो जाएगा, तो आंसर होगा 1813 का आंसर हो जाएगा। तीसरा बदलाव, इसी अधिनियम के पश्चात याद करेंगे कि एक विधि आयोग बनाया जाएगा। 1833 के अधिनियम में एक विधि आयोग बनाया जाएगा और इसका अध्यक्ष होगा लॉर्ड मैकाले। नाम याद होगा। इसी लॉर्ड मैकाले की सलाह पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के लास्ट साल जाते जाते भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। एक विधि आयोग की स्थापना 1833 के अधिनियम की विशेषता है। और यदि थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है तो एक चीज और हम जान लेते हैं, और यह होगा कि अब यहां से जो भी कानून बनाया गया, तो इसके पहले के कानून याद करेंगे आप लोग, तो उसे रेगुलेशन कहा जाता था। अब कहा गया कि जो भी कानून बनेगा अब उसे एक्ट कहा जाएगा, अर्थात अधिनियम कहा जाएगा। और जो आखिरी मुद्दा होगा वो होगा कि कहा जाएगा ठीक है, आप अभी भी भारत में बने रहिए और अभी और आप 20 वर्षों तक आप व्यापार करिए। तो व्यापार करने के लिए इस कंपनी को भारत में अभी भी बने रह दिया गया और इसे समाप्त नहीं किया गया। तो पुनः 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया कि आप भी व्यापार कीजिए और इंग्लैंड का आम नागरिक भी व्यापार करेगा। तो 1833 में 20 और जोड़ेंगे तो 53 का साल आएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 1853, यह होगा अंतिम चार्टर एक्ट। ये 53 याद होगा तो 16 अप्रैल, जिस दिन मेरा पहला क्लास था, तो 16 अप्रैल को आपको याद रखना होगा भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो यही 53 में अंग्रेजों के द्वारा अंतिम चार्टर एक्ट लाया जाएगा और इस चार्टर एक्ट में जो बदलाव किया जाएगा उस बदलाव के ऊपर आप ध्यान दें। तो सबसे पहला बदलाव होगा, अब कहा जाएगा प्रशासन प्लस विधायिका। याद रखेंगे आप लोग कि 1853 के चार्टर एक्ट, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 1784 का जो अधिनियम लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसमें भी कुछ किया गया था, याद होगा। तो वहां क्या किया गया, वहां व्यापार को प्रशासन से अलग किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि अब प्रशासन से भी अब विधायिका को अलग कर दिया गया, अर्थात कानून बनाने वाली जो एक बॉडी होगी वो अलग होगी और प्रशासन की देखभाल किया जाएगा एक दूसरे, जो कि पहले से देखा जा ही रहा था। और यह प्रशासन था कौन, तो यह था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखा जा रहा था। और विधायिका में कहा गया कि एक समूह बनाया जाएगा, इसका नाम होगा भारत परिषद। 12 लोगों की एक परिषद बना दी गई और इन्हीं को काम सौंपा गया कि भारत के जो कानून निर्माण होगा वो अब भारत परिषद के द्वारा किया जाएगा और प्रशासन देखा जाएगा वह किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, जो पहले से देखा जा रहा था। और दूसरा प्रमुख बदलाव याद करेंगे था कि अब हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते आ रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी कर्मचारियों की नियुक्ति पहले हुआ करती थी वो नामजदगी के आधार पर, नामजदगी अर्थात नॉमिनेशन के आधार पर। अब कहा गया कि नहीं,
अब प्रतियोगी परीक्षा होगी और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही अब किसी को भी कंपनी का कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो शुरुआत होती है वो 53 के चार्टर एक्ट के तहत ही होती है। तो इसी के दो ही प्रमुख घटनाओं का प्रयास करेंगे कि 53 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि प्रशासन को विधायिका से अलग कर दिया गया और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने की बात करेंगे और कहा गया कि आयोजन कहाँ होगा, तो भारत में बिल्कुल भी नहीं होगा बल्कि लंदन में होगा। इस प्रकार से 1853 का चार्टर एक्ट भी समाप्त हुआ। तो हम लोगों ने अब तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 का एक्ट, 86 का, 1793, 1813, 1833 और 1853 इतने चार्टर एक्ट या अधिनियमों की चर्चा हम लोगों ने अब तक कर रखी है। आज आपका जो होमवर्क रहेगा यानी क्यूज ऑफ द डे के तौर पर जो आज आपको होमवर्क दिया जाएगा वह यह होगा कि जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा लगाया गया था। तो आपको बताना है कि इन तीनों ही प्रथा में भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी प्रथा लगाई गई थी, जमींदारी प्रथा या महलवाड़ी प्रथा या रैयतवाड़ी प्रथा। अब चूंकि समय कम है तो थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ता है। अब आपके लिए एक नई खबर यह है कि जितनी भी पढ़ाई आपको अब तक कराई गई है, चूंकि केवल पढ़ने से नहीं काम होगा बल्कि हम जैसा बताए थे आपको पहले भी कि आपके लिए नोट्स और टेस्ट इन दोनों की व्यवस्था की गई है आपके द्वारा। तो आपको अब जितनी भी पढ़ाई कराई जा रही है क्लास में, ये सारा का सारा नोट्स आपको और इस टॉपिक वाइज आपको टेस्ट होगा ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। और एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया मेरे द्वारा, एक टेलीग्राम चैनल है और एक हमारा फेसबुक पे एक पेज बना दिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल और फेसबुक के माध्यम से आपको इन सारे टॉपिक्स का नोट्स और सारे